नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। हम लोग 2011 के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें लगभग 50-60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग सॉल्व कर लेंगे 100 क्वेश्चन तक। अगर आप लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जिसमें आपको 2021, 16 और 13 के पेपर के सभी क्वेश्चन सॉल्व मिल जाएंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन हमको बताना है। यदि ए ट्रायंगुलर है तो ए इनवर्स भी ट्रायंगुलर होगा। ए हम मान लें कि ए कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपने मन से मान सकते हैं 2x2, 3x3, जो भी मानना चाहें। 1, -1, 0, 1। इसमें हम देख रहे हैं लोअर ट्रायंगुलर बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है इस तरीके से। ये तो ये जो ए का इन्वर्स होगा, क्या वो भी ट्रायंगल होगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा? तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए होता है, डिटर्मिनेंट ए होता है। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, एडजॉइंट निकाल लें तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू मुख्य विकर्ण के अवयव का स्थान परिवर्तन करते हैं और सेकेंडरी डायगोनल के अवयव का चिन्ह परिवर्तन कर देते हैं। तो ए इन्वर्स भी एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल रहा है, विकर्ण या वो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल रहा है। एक ट्रायंगल बन रहा है ए इन्वर्स में भी। तो फर्स्ट ऑप्शन अब अपना सही है, यानी अगर ए ट्रायंगुलर है तो ए इन्वर्स भी ट्रायंगुलर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब सही कथन पूछ रहा था, पहला ऑप्शन सही मिल गया, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि ए कोई आव्यूह है तो एडजॉइंट ए ट्रांसपोर्ट एडजॉइंट ए के बराबर नहीं होता है। ये एडजॉइंट ए बी बराबर होता है, एडजॉइंट ए बी बराबर होता है एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए के, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए के बराबर होता है, ना कि ए इंटू बी के बराबर होता है। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि 3x3 अवयव के प्रत्येक अवयव को 3 से गुणा कर दें तो नई अवयव के सारणिक होगा, डिटर्मिनेंट होगा। अगर 2x2 का अवयव है, सभी अवयव को 3 से k से गुणा कर दें, ए बी सी डी। अगर सभी अवयव को k से गुणा करें तो सारणिक का मान k स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। यहाँ 3x3 का अवयव है तो k क्यूब गुना बढ़ जाएगा, 3 से गुणा कर रहे हैं तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 गुना सारणिक का मान बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 27 डिटर्मिनेंट ए। प्रत्येक अवयव में 3 से गुणा करेंगे तो 27 डिटर्मिनेंट ए, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। समीकरण दिया गया है, कह रहा है तब k का मान क्या होगा। हम क्रेमर का नियम जानते हैं, क्रेमर का नियम, क्रेमर के नियम से अगर इसको सॉल्व कर लें, क्योंकि क्रेमर का नियम हमें यूनिक सलूशन, अद्वितीय हल या केवल एक हल देता है। यूनिक सलूशन या ओनली वन सलूशन देता है, केवल एक हल देता है। तो k का मान हमसे पूछ रहा है और यूनिक सलूशन में होता क्या है कि a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 होता है। जो भी वैल्यू मिलेगी नॉट इज इक्वल टू के इज इक्वल टू में मिलेगी।
तो जब सॉल्व करेंगे के की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ तीनों के बराबर तीनों इसका आंसर हो सकता है, यानी के मान लीजिए के नॉट इज इक्वल टू 4 आ गया तो के इज इक्वल टू -3 हो सकता है, -1/2 1 सब कुछ हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि नॉट इज इक्वल टू में आंसर मिलेगा तो डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों के की वैल्यू होंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक समिति में 5 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। एक गोल मेज पर बैठाने का ढंग होगा, महिलाएं साथ साथ न बैठें। 5 पुरुष को गोल मेज पर बैठाना है, तो 5 पुरुष को 5 - 1 4 फैक्टोरियल तरीके से बैठा सकते हैं। एक गोल मेज है, 5 पुरुष को बैठाना है। पी 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 5 पुरुषों को हमने बैठा दिया। अब कह रहा है 4 फैक्टोरियल तरीके से। अब इसी पर 2 महिलाओं को भी बैठाना है। कह रहा है महिलाएं साथ साथ ना रहें। अब पहली महिला को बैठाने के लिए कितनी सीट है? 1 2 3 4 5। इन पांचों जगहों में कहीं पर भी पहली महिला को बैठा दें, पास पास नहीं होंगी। जब एक महिला बैठ जाएगी तो मान लीजिए एक महिला यहाँ बैठ गई तो 4 सीट बचेगी, दूसरी महिला को 4 जगह पे बैठा सकते हैं। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 तिहाई 12, 12 दूना 24 गुणे 5 चौका 20 और 24 दूना 48, 480 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 480 480 तरीके से एक गोल मेज पर 5 पुरुष और 2 महिलाओं को साथ साथ नहीं बैठा सकते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, वीडियो अच्छी लग रही है होगी। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। श्रेणी दी गई है, कह रहा है इसका योगफल होगा, तो समेशन n/n फैक्टोरियल बराबर ई होता है। समेशन n² n फैक्टोरियल ये 3e के इक्वल होता है। समेशन n³ फैक्टोरियल 5e के इक्वल होता है। समेशन n⁴ फैक्टोरियल ये 15e के इक्वल होता है। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन समेशन n³ फैक्टोरियल है जो कि 5e के बराबर होगा। 5e किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर 5 ही होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी समस्या को हल करने का अनुपात ए के पक्ष में 3:4 है। ए के पक्ष में 3:4, बी के विपक्ष में 5:7 है। यदि ए तथा बी दोनों समस्या हल करने का प्रयास करें तो समस्या हल होने की प्रायिकता होगी। समस्या हल होने की प्रायिकता बराबर 1 - ए के द्वारा हल ना होने की प्रायिकता गुणे बी के द्वारा हल ना होने की प्रायिकता। तो 1 - ए के पक्ष में 3:4 है तो विपक्ष की प्रायिकता होगी 4/7 गुणे बी का विपक्ष 5:7 है तो विपक्ष की प्रायिकता प्रश्न ना हल कर पाने की प्रायिकता 5/12 होगा। 4 तिहाई 12, 1 - 5/21
1 - 5/21 को सॉल्व करेंगे तो 16/21, 16/21 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 16/21। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, क्योंकि ये सब 2011 के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आव्यूह दिया गया है, आव्यूह मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू ए सी से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बी बराबर सी यदि, ये एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 3, चैप्टर नंबर 3, क्लास 12th, NCERT। NCERT की क्लास 12th की बुक की चैप्टर 3rd का 3rd थ्योरम है। ए बी अगर ए सी के बराबर है तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं बी ए के बराबर तभी होगा जब डिटर्मिनेंट ए नॉट इज इक्वल टू 0 हो। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर ना हो तब बी सी के बराबर होगा। बी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 - sin थीटा -1 sin थीटा 1 - sin थीटा 1 sin थीटा 1 कह रहा है, तो डेल किस अंतराल में स्थित होगा, किस अंतराल में डेल का मान स्थित होगा। इसमें हम देख रहे हैं, अगर 0 बनाना चाहें तो C1 टेंस टू C1 + C2, C1 + C3, C1 + C3, 1 + 1 2, -sin थीटा + sin थीटा 0, -1 + 1 0, sin थीटा 1, -sin थीटा 1, sin थीटा 1। अब विस्तार कर लें C1 के सापेक्ष तो 2, 1 - sin स्क्वायर थीटा 1 + sin स्क्वायर थीटा। पूछ रहा है किस अंतराल में स्थित होगा, तो जो sin थीटा की वैल्यू होती है, sin थीटा ग्रेटर देन इज लेस देन इज इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1, स्क्वायर कर देंगे तो sin स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 एंड लेस देन इज इक्वल टू 1। क्योंकि जैसे स्क्वायर करेंगे माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, तो साइन का मान 0 से 1 के बीच में आ जाएगा। यहाँ 1 + sin स्क्वायर थीटा है, 1 को अगर ऐड करें तो 1 इज ग्रेट लेस देन इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा इज लेस देन इज इक्वल टू 2। अब 2 का मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ बीच में 1 प्लस आएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड 2 मिलेगा, इज लेस देन इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट 1 + sin स्क्वायर थीटा इज लेस देन इज इक्वल टू 4। तो 2 से 4 के बीच में इज इक्वल टू का साइन है तो कैपिटल ब्रैकेट यानी क्लोज ब्रैकेट का यूज करेंगे। क्लोज ब्रैकेट 2 और 4, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डेल का मान 2, 3 और 4 यानी क्लोज ब्रैकेट 2 से 4 तक क्लोज ब्रैकेट के अंदर इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, शतरंज के बोर्ड में आयतों की संख्या क्या होगी। शतरंज के बोर्ड में कितने आयत होते हैं, तो अगर हम देखें शतरंज के बोर्ड में 9 क्षैतिज लाइनें होती हैं, 9 लाइनें क्षैतिज होती हैं इस तरीके से, और 9 ऊर्ध्वाधर लाइनें होती हैं इस तरीके से। आयत बनाने के लिए अगर हम क्षैतिज देखेंगे तो 2-2 लाइन चाहिए, ऊर्ध्वाधर देखें तो 2 लाइन चाहिए, टोटल 9 लाइन है। तो आयतों की संख्या 9c2 × 9c2, 9 का मतलब 9 × 8/2 9c2,
फिर 9 9 इंटू 8/2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 9 9 जा 81, 81 इंटू 8 2 जा 16, 81 गुणे 16, गुणा करेंगे तो 16 एकम 16, 6, 16 9 16 अट्ठे 128 प्लस 1 129, 1296 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आयतों की संख्या शतरंज के बोर्ड में 1296 आयत होंगे, बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। u इज इक्वल टू log 10 π/4 प्लस θ/2, तो कॉस हाइपरबोलिक u। अगर इस log को हम इज इक्वल टू के दूसरी साइड भेज दें तो e की पावर u इज इक्वल टू ये होगा 10 π/4 प्लस θ/2, e की पावर u के इक्वल होगा। क्लास 10th में हम पढ़े हैं कि sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू ये होता था tan π/4 प्लस θ/2 के इक्वल। तो e की पावर u इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा, e की पावर u इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। वी नो डैट हम जानते हैं e की पावर u इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक u प्लस साइन हाइपरबोलिक u के बराबर होता है। अब इसको फर्स्ट और इस फार्मूले को सेकंड बना के कंपेयर कर लें तो cos हाइपरबोलिक u sec थीटा के बराबर हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक u tan थीटा के बराबर हो जाएगा। cos हाइपरबोलिक u की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो cos हाइपरबोलिक u बराबर sec थीटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। cos हाइपरबोलिक u इज इक्वल टू sec थीटा, साइन हाइपरबोलिक u इज इक्वल टू tan थीटा आंसर होगा। ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा एग्जैक्ट डाटा के साथ पूछा जाता है, तो डायरेक्ट याद रखें cos sec थीटा के इक्वल, साइन हाइपरबोलिक u पूछ लेगा तो ये tan थीटा के इक्वल होता है, cos अपने अपोजिट के इक्वल होता है, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा sec थीटा। अगला क्वेश्चन है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 3, तो हम फार्मूला जानते हैं साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू log mod ऑफ x प्लस √1 प्लस x स्क्वायर। तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 3 इज इक्वल टू log 3 प्लस √3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 log mod ऑफ 3 प्लस √10, 3 प्लस √10 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। log 3 प्लस √10 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 3 की वैल्यू होगी। अगर फार्मूला मालूम होगा तभी इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आंसर बता पाना मुश्किल होगा। फार्मूला साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z या x इज इक्वल टू log mod ऑफ z प्लस √z स्क्वायर प्लस 1, ये फार्मूला होता है डायरेक्ट। यदि z एक समृद्ध संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो z स्क्वायर प्लस z इज इक्वल टू -1 यदि को संतुष्ट करता है। यदि n 3 का गुणक नहीं है तो z की पावर n प्लस z की पावर 2n किसके बराबर होगा। कह रहा है n 3 का गुणज नहीं, हम पुट कर दें n इज इक्वल टू 1, तो z प्लस z स्क्वायर मिलेगा, z प्लस z स्क्वायर -1 के बराबर है, तो ये -1 के इक्वल होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, -1।
यदि समृद्ध तल पर स्थित त्रिभुज के शीर्ष z z प्लस आयोटा z तथा आयोटा z से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 है तो मॉड ऑफ z का मान क्या होगा। समृद्ध तल पर एक ट्रायंगल है, सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस होगी ये वाली, तो z प्लस आई जेड ये हाइपोटेनस हुआ, और शीर्ष एक को z मान लें दूसरे को आयोटा z। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस इज इक्वल टू 50। तो z इंटू आई जेड को मल्टीप्लाई करेंगे, मॉड ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 10। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 10, ऑप्शन नंबर सी, 10 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है ए बी बी सी डी का रेशियो गिवन है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ए बी 7:9, बी सी 5:4 और बस डी नहीं है। ए बी सी का रेशियो फाइंड करना है, तो ये लिख लिए, खाली स्थान को बगल वाले नंबर से भर लें, खाली स्थान को बगल वाले नंबर से भर लें, गुणा कर लें, 7 5 35, 5 9 45, 9 चौका 36, 35 45 36, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ए बी सी का अनुपात 35:45:36 होगा। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 5π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 5π/3। 5π/3 अगर मुख्य अंतराल देखेंगे तो ना तो ये वैल्यू ना ये वैल्यू अपने मुख्य अंतराल में एग्जिस्ट कर रही है, तो इसको हम लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस 2π माइनस π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2π माइनस π/3। तो कॉस इनवर्स कॉस 360 माइनस थीटा, तो ये कॉस π/3 के इक्वल होगा, प्लस साइन इनवर्स साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा माइनस साइन π/3। साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आ जाएगा, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल होगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा, π/3 माइनस π/3, π/3 से π/3 कैंसिल होकर बचेगा क्या, 0, तो 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, 0 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, डी ऑप्शन। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है जिसमें हमको इनवर्स ज्ञात करना है प्रतिलोम, तो आइडेंटिटी होती है इसमें, आइडेंटिटी से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ए स्टार ई ए स्टार ई या इक्वल होगा ई स्टार ए इज इक्वल टू ए के, तो इसको लिख सकते हैं ई प्लस ए प्लस 1 इज इक्वल टू ए से ए कैंसिल होगा, ई इज इक्वल टू -1। दूसरी आइडेंटिटी है ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू ई, तो इनवर्स ज्ञात करना है -2 का, तो -2 प्लस ए प्लस 1 इज इक्वल टू -1, ए की वैल्यू -1, ए इज इक्वल टू -2 प्लस 2, ए इज इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 0 मिल रही है, तो
-2 का प्रतिलोम -2 का इनवर्स 0 होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पर। यदि समूह G, स्टार एक उप समुच्चय सब ग्रुप H का समूह होगा, यदि और केवल यदि कब G स्टार का उप समुच्चय H एक समूह होगा? A, B बिलोंग्स टू H, A स्टार B इनवर्स बिलोंग्स टू H। C इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी समुच्चय सेट A में R संबंध इस प्रकार है कि R इज इक्वल टू R इनवर्स, तब R क्या होगा? कह रहा है A, B बिलोंग्स टू R, तो B, A बिलोंग्स टू R इनवर्स। तो अगर A, B R में बिलोंग कर रहा है, B, A भी R में बिलोंग कर जाए, तो ये सममित संबंध होता है, सिमेट्रिक होता है। बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि x स्क्वायर -2pxy -y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तथा x स्क्वायर +2qxy -y स्क्वायर बराबर 0 एक दूसरे के कोण अर्धक हैं, एंगल बाइसेक्टर हैं, तब क्या होगा? इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर की बात करें, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर फार्मूला x स्क्वायर -y स्क्वायर अपॉन a - b इज इक्वल टू xy अपॉन h। तो यहाँ से हम x स्क्वायर -y स्क्वायर अपॉन a की वैल्यू x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, y स्क्वायर का कोफिशिएंट b, तो a b की वैल्यू लिख सकते हैं 1 -+1 इज इक्वल टू xy अपॉन 2hxy, 2hxy h की वैल्यू -p। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा x स्क्वायर -y स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू xy अपॉन माइनस का p, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन ये दिया है, x स्क्वायर -y स्क्वायर इज इक्वल टू 2p 2q। यहाँ पर हमको मिला था x स्क्वायर -y स्क्वायर अपॉन 2, x स्क्वायर -y स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू xy अपॉन माइनस का p, इक्वेशन फर्स्ट यही मिला था। सेकंड यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इस वाले से दूसरे समीकरण से। यहाँ से x स्क्वायर -y स्क्वायर, x स्क्वायर -y स्क्वायर अपॉन a माइनस b करेंगे तो 2 इज इक्वल टू xy अपॉन क्यू की वैल्यू अगर यहाँ से फाइंड करें, या इस को अगर हम लिखना चाहें, x स्क्वायर -y स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 2qxy, xy को इस साइड भेज दें या वहीं रहने दें, 2 को भेज दें, तो x स्क्वायर -y स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू xy अपॉन क्यू मल्टीप्लाई में है तो 1 अपॉन क्यू लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन सेकंड बनाकर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर लें। x स्क्वायर -y स्क्वायर अपॉन 2, x स्क्वायर -y स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू xy अपॉन माइनस p इज इक्वल टू xy अपॉन 1 माइनस क्यू है, तो माइनस p इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू, तो माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से पी क्यू को इस साइड बुला लें तो पी क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0, पी क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा।
अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, लंब केंद्र के निर्देशांक होंगे। लंब केंद्र होता क्या है, जैसे कोई भी त्रिभुज हो तो तीनों शीर्षों से परपेंडिकुलर लाइन खींच दें, लंबवत रेखा खींच दें, ये तीनों जहां पर इंटरसेक्ट कर दें वही लंब केंद्र, ये लंब केंद्र हो गया। तो यहाँ पर लंब केंद्र होगा क्या, तो एक्स अक्ष वाई अक्ष, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, 0,3, 0,3 यहाँ कहीं मिलेगा, 0,3 -3,0 -3,0 3,0 3,0, इस पर एक ट्रायंगल बनेगा। कह रहा है लंब केंद्र अर्थो सेंटर का निर्देशांक क्या होगा। अगर हम लेंथ की बात करें, ये लेंथ 3, ये भी लेंथ 3, और ये इस लेंथ की बात करें तो ये भी 3, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, ये दोनों साइड भी इक्वल हैं तो इनके भी अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो ये जो ए वर्टेक्स है यहाँ पर अगर हम देखें तो 45 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यही अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो लंब केंद्र पॉइंट ए होगा, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 0,3, तो आर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट निर्देशांक 0,3 होंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 0,3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा दी गई है 4x - 5y, 4x - 5y + 8 = 0, बिंदु 2,3 है से डाले गए लंब पाद के निर्देशांक होंगे। इसमें से कौन सा लंब पाद का निर्देशांक होगा, तो वाई ऑप्शन से सेटिस्फाई करा लें, ऑप्शन से सेटिस्फाई, ऑप्शन से सेटिस्फाई करा लें तो 0,0 होगा नहीं, 1,1 होगा नहीं, सी और डी में इसका आंसर होगा। तो डी को अगर चेक करें, क्योंकि 81 है, डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ डिफरेंट डिनोमिनेटर है, तो डी थोड़ा सॉल्व करना सिंपल होगा। अगर डी नहीं होगा तो सी आंसर हो जाएगा, और डी होगा तो डी से ही प्रूफ हो जाएगा। तो 4 × 78/41, तो 4 8 32 की 2, 3 बचेगा, 28 3 31/41 माइनस वाई 128, 8 5 40 की 0, 4, 5 दूना 10, 4 14, 1, 5 1 6/41 + 8, इसको सॉल्व करें, 0 आना चाहिए। डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पर 640 में 312 माइनस कर दें तो 10 - 2 8, 3 - 1 2, 6 - 3 3, -328/41, 8 चौक 32 + 8, 41 से कैंसिल कर दें, 8 बार जाएगा क्योंकि 8 चौका 4 8 32, 1 8 8 होगा, तो -8 + 8, यहाँ से 0 मिलेगा जो कि RHS के इक्वल है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 78/41, 125/41 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वृत्त दिए गए हैं, कह रहा है एक दूसरे को वास्तविक तथा भिन्न बिंदुओं पर काटेंगे तो r का मान क्या होगा। तो हम फाइंड कर लें इसके लिए कंडीशन r1 माइनस r2 इज इक्वल टू c1 c2 इज इक्वल टू r1 इज इक्वल टू नहीं होगा, r1 माइनस r2 इज लेस देन इज इक्वल टू c1 c2 इज लेस देन इज इक्वल टू r1 प्लस r2। r1 फाइंड कर लें तो r1 इज इक्वल टू r होगा, r2 फाइंड कर लें दूसरे से तो 25 माइनस 16 9 रूट 9 3 होगा। c1 सेंटर फाइंड कर लें, पहले में 0,0, c2 दूसरे में सेंटर, j की वैल्यू -5 तो 5,0। c1 c2 दो बिंदुओं के बीच की दूरी 5, r1 r2 r1 प्लस r2 3 प्लस r1 माइनस r2 3 माइनस r। तो यहाँ से अगर वैल्यू फाइंड करें तो r इज ग्रेटर देन 2 और यहाँ से r इज लेस देन 8, तो लिख सकते हैं r इज लेस देन 8 एंड ग्रेटर देन 2। r इज लेस देन 8 एंड ग्रेटर देन 2। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी दिया गया है, कह रहा n पदों का योग क्या होगा। अगर इसमें हम n पदों का योग निकालने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करें, बाई ऑप्शन n की वैल्यू पुट कर लें। जैसे ये फर्स्ट टर्म s1 एक पद का योग, ऐसे दो पदों का योग, इन दोनों को जोड़ लें, इन दोनों को जोड़ लें, s2 मिल जाएगा। दो पदों को जोड़ लें t1 t2 को, √3 √7 अपॉन में चाहिए डिनोमिनेटर में, तो a और c इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। बचा क्या b और d। अगर n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे √3 √7 मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा। लेकिन अगर दो पदों को जोड़ेंगे d में तो फिक्स है न्यूमरेटर 1, अगर हम दो पदों को जोड़ें तो न्यूमरेटर में कोई ना कोई नंबर आएगा, डिनोमिनेटर इसी रूट के फॉर्म में ही रहेगा। तो यहाँ फिक्स है 1, लेकिन यहाँ अगर 2 3 ऐसे पुट कर सकते हैं, तो हमारे हिसाब से बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए। बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, या सॉल्व करके चेक भी कर सकते हैं, बी ही आंसर होगा। सारणिक दिया गया है, कह रहा है ये XYZ AP में होगा, XYZ GP में होगा, HP में होगा, किस में होगा। यहाँ हम देखें 0 है, तो इसी के सामने की पंक्ति और स्तंभ को अगर बंद कर लें, फिर जो बचा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो हमको मिलेगा y² इज इक्वल टू XZ, y² इज इक्वल टू ये XZ, ये b² इज इक्वल टू AC के रूप में दिख रहा है। तो अगर y² XZ के इक्वल है तो XYZ इन GP, XYZ गुणोत्तर श्रेणी में है। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, XYZ इन GP, ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, XYZ इन दोनों से निकाल सकते हैं, या विस्तार करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे तब भी यही मिलेगा 0 बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में क्वेश्चन है b + c cos a, c + a cos b, a + b cos c। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2016 के भी सेट में आया था।
सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ए प्लस बी प्लस सी कैसे होगा? मल्टीप्लाई करके अगर लिखें तो बी कॉस ए प्लस सी कॉस ए, बी कॉस ए प्लस सी कॉस ए प्लस सी कॉस बी प्लस ए कॉस बी प्लस ए कॉस सी प्लस बी कॉस सी। यहाँ पर अगर हम देखें तो बी कॉस ए कॉस बी, बी कॉस ए कॉस बी, ये दोनों मिलकर सी देंगे प्लस सी कॉस ए और ए कॉस सी, ये दोनों मिलकर बी देंगे। सी कॉस बी कॉस सी, ये दोनों मिलकर ए देंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ए प्लस बी प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और कभी भी मॉड के अंदर 1/अल्फा बार बीटा मिल जाए, इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो डायरेक्ट याद रखिएगा इसका आंसर होता है 1/मॉड ऑफ बीटा। मॉड में यहाँ जो भी वैल्यू दी गई हो उसी को अपॉन में करके लिख लें, वही इसका हमेशा आंसर होगा। बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का हमेशा यही आंसर होता है। तो 1/, इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। z-1 मॉड ऑफ z-1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस आयोटा से प्राप्त बिंदुपथ क्या होगा? डायरेक्ट सॉल्व कर लें अगर इसको। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो x-1 प्लस आयोटा y इज इक्वल टू, दूसरे में होगा क्या, x प्लस आयोटा कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वाई, दोनों मॉड में हैं तो रूट के अंदर करके स्क्वायर में लिख सकते हैं, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। x-1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल होगा, 1 से 1 कैंसिल होगा, बचा क्या 2x, माइनस का 2x इज इक्वल टू प्लस का 2y, 2 से 2 कैंसिल होगा, हमको मिल गया x इज इक्वल टू माइनस वाई। तो जो x बराबर y या x बराबर माइनस वाई, ये एक रेखा का समीकरण होता है और ये रेखा हमेशा मूल बिंदु से गुजरती है। तो त्रिज्या 1 का वृत्त नहीं होगा, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। या डायरेक्ट अगर हम याद रखें मॉड ऑफ z-1 अपॉन z+1 करके अगर क्वेश्चन हो, यहाँ अगर k की वैल्यू इज इक्वल टू 1 मिल जाए और k की वैल्यू 1 के इक्वल ना मिले, अगर k की वैल्यू 1 मिल जाए तो ये सरल रेखा होता है, a के बराबर ना मिले तो ये वृत्त होगा, सरल रेखा नहीं होगा, सर्कल होगा। यहाँ पर देखें मॉड ऑफ z-1 अपॉन z1 z2 लिख सकते हैं, इस साइड भेज दें मॉड ऑफ z प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1, ये k की वैल्यू हो गई 1 के इक्वल मिल रही है, तो ये एक सरल रेखा होगा। या जिस तरीके से हम लोगों ने बेसिक से सॉल्व किया वैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड प्रश्न है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x कॉस थीटा। एक्स से डिवाइड कर दें तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। तो हमको x की पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n चाहिए, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n इज इक्वल टू 2 कॉस 2 कॉस n थीटा होगा। 5 कर दें तो 2 कॉस 5 थीटा, 100 कर दें तो 2 कॉस 100 थीटा। तो C इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2 कॉस n थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉड ऑफ, देखो 2 बार रूट के अंदर -6 रूट के अंदर -6, तो -6 का पेयर बन के बाहर आ जाएगा, लेकिन मॉड के अंदर है तो ये पॉजिटिव नंबर देगा 6A इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की है बारी। कह रहा है कि इकाई के nवें मूल nth रूट ऑफ यूनिटी होंगे। nth रूट ऑफ यूनिटी का मतलब जैसे 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, डॉट 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 ओमेगा की पावर n, ये क्या होंगे? तो ये जीपी में दिख रहा है, गुणोत्तर श्रेणी होते हैं। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर प्लस 6yz का गुणनखंड हमको करना है। इन तीन पद से अगर हम माइनस कॉमन निकाल लें इन तीनों पद से, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन निकालेंगे तो y माइनस 3z का होल स्क्वायर। फिर हम इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस ये ब्रैकेट मिलेगा, सेकंड ब्रैकेट x माइनस मिलेगा, x प्लस दोनों प्लस में है, x के बाद माइनस दोनों माइनस में है, x के बाद प्लस x के बाद माइनस। तो C इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो हमको x प्लस वाई माइनस 3z, x माइनस वाई प्लस 3z मिलेगा। C ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फंक्शन दिया गया है फलन, यहाँ पर बड़े ब्रैकेट का यूज कर लें क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम हैं, तो एक को चेंज करना पड़ेगा। f(x) इज इक्वल टू फंक्शन दिया गया है, कह रहा है कब परिभाषित होगा, तो ये वाला फलन तो हमेशा परिभाषित ही रहेगा। बात करें इसकी 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, ये तब कब परिभाषित नहीं होगा? अगर x अपना 0 के बराबर हो जाए, यहाँ 0 अगर होगा तो ये 1 प्लस 0 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा, और साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में रहती है। तो 0 को छोड़ के, क्योंकि ये जो फलन है ये फंक्शन ये x बराबर 0 पर परिभाषित नहीं है या नहीं होगा। x बराबर 0 पर परिभाषित नहीं होगा, तो 0 अगर यहाँ ओपन ब्रैकेट लेंगे वो क्लोज ब्रैकेट लेंगे तो 0 इसमें आएगा, ये आंसर नहीं होगा। बी में 0 नहीं आ रहा है तो बी आंसर हो सकता है। रियल नंबर में 0 आता है और इसमें 0 आएगा, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, -1 और 1। अगला क्वेश्चन है, z इज इक्वल टू दिया गया है, कह रहा है इसका रियल पार्ट क्या होगा। अगर a प्लस आयोटा बी अपॉन c प्लस आयोटा डी में नंबर दिया गया हो, तो इसका जो रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट होगा AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और इसका इमेजिनरी पार्ट होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, AD माइनस BC अपॉन C स्क्वायर
प्लस डी स्क्वायर। रियल पार्ट होगा ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट होगा ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर डी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो इतने का रियल पार्ट, क्योंकि हमको सबका रियल पार्ट बताना है, सिर्फ इतने का रियल पार्ट रियल पार्ट 5 2 जा 10, 2 5 जा माइनस का 10 अपॉन सी स्क्वायर 4 प्लस 25। फिर दूसरे का रियल पार्ट दूसरे का रियल पार्ट 3 चौका 12 4 तिहाई 12, 12 माइनस 12 बटे 16 प्लस 9। तीसरे में अगर देखें तो आई वाला टर्म ही नहीं है तो ये 0 होगा। 10 माइनस 10 0 माइनस 0 माइनस 0, तो इस क्वेश्चन का रियल पार्ट 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वास्तविक भाग पूछ रहा था तो 0 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये फार्मूला ध्यान में रखिए तो डायरेक्ट आंसर देखकर वर्बली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करने का तरीका। रियल पार्ट में सीधा सीधा मल्टीप्लाई विद साइन, फिर डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर डी स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इमेजिनरी पार्ट में माइनस, रियल पार्ट में प्लस रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x साइन थीटा इज इक्वल टू वाई साइन थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 जेड साइन अगर हम यहाँ x इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अगर x इज इक्वल टू 0 रख दे तो x का टर्म ही गायब हो जाएगा, तो हम पुट कर देंगे पुट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू वाई साइन 90 प्लस 2 पाई बाई 3, तो कॉस 2 पाई बाई 3 ये होगा कॉस 120। कॉस 120 अंश का मान -1 बटा 2, तो -2 बराबर जेड 90 करेंगे तो कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस 4 पाई यानी 240, तो ये भी -1/2 ही मिलेगा। ये x/1 वैल्यू पुट कर दें, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो x1 इंटू -2 -2 -2 -2 प्लस 4 -2 1 -2, तो -4 प्लस 4 0। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 0। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इस अंतराल में इसके कितने रियल सॉल्यूशन होंगे, वास्तविक हल होंगे। तो साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर x/2, अगर इतने की वैल्यू -1 आ जाए तो 1 इसमें अगर हम ऐड कर देंगे तब ये 0 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर -पाई से पाई के बीच में कुछ भी वैल्यू पुट कर लें, ये 0 बनने वाला है नहीं तो ये 0 बनेगा नहीं तो कोई भी वास्तविक हल मिलेगा नहीं। तो 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 कोई भी वास्तविक हल नहीं होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 cos a अपॉन ए प्लस cos b अपॉन बी प्लस 2 cos c अपॉन सी। तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो हमको मिलेगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर अपॉन 2abc इज इक्वल टू एलसीएम abc, तो यहाँ होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। abc से abc कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर को उस साइड भेज दें तो 2a² माइनस a² प्लस 2b² माइनस 3b² इज इक्वल टू c²। तो a² माइनस b² इज इक्वल टू c²। कहीं पर इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का b² चाहिए, तो ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, उसके रूल को। c को अगर कर्ण मान लें तो दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के बराबर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में 90 डिग्री का कोण बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। c इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा π/2। एक बार थोड़ा चेक कर लीजिएगा, c इस क्वेश्चन का आंसर होगा π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में AB इज इक्वल टू 5, B इज इक्वल टू 7, साइन A इज इक्वल टू 3/4। तो त्रिभुज कितने त्रिभुज बनेंगे? तो हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी अगर ऐसा डाटा दिया हो, ऐसा डाटा जहाँ पर भी दिया हो वहाँ कोई त्रिभुज नहीं बनता है, एक भी त्रिभुज नहीं बनेगा। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 + 4 + 7 अपॉन 7, 14 अपॉन 7, 7 2 जा 14। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किसी परिमित चक्रीय समूह साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर 28 है, जनरेटर की संख्या क्या होगी? तो 28 का फैक्टर कर लें, 2 की पावर 2 इंटू 7, 7 चौका 28 होता है। तो नंबर ऑफ जनरेटर इज इक्वल टू n 28 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/7। ये जो 2 और 7 लिए हैं, ये इस बेस को लेते हैं, बेस वाले नंबर को। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करके बेस वाले नंबर को लेते हैं। तो 28 इंटू 1/2 इंटू 6/7, 7 दूना 14, 14 दूना 28, 6 दूना 12, यानी जनितो जनरेटर्स की संख्या 12 होगी। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर कुछ सभी क्वेश्चन समझ में आए हों, आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जिसमें 2021, 2016, 2013 और 2011 के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करवाया गया है। उन वीडियोस को आप लोग देख सकते हैं और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।